हेलो दोस्तों, आप सबों का स्वागत है आज के इस वीडियो में। तो आप सभी को कैसे हैं? आशा करते हैं आप लोग अपने अपने घरों में सुरक्षित होंगे और अपना ध्यान दे रहे होंगे। तो जैसा आप सबों को पता है कि अभी हम लोग आर्यों से संबंधित वीडियो देख रहे हैं, और जो कि वीडियो जो आप सबों के सामने आ रहा है वो एक पीपीटी के माध्यम से आप सबों के सामने समझाने का प्रयास मैं कर रहा हूँ। और अगर आप लोग इसका पीडीएफ चाहते हैं तो पीडीएफ भी आप सबों को मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। फिर भी अगर आप लोग इसको देख के भी पीपीटी को नोट्स बना सकते हैं। तो पिछला क्लास में हमने आर्यों की उत्पत्ति के बारे में समझा था, और आज के क्लास में हम लोग समझेंगे आर्यों की जीवन शैली से संबंधित। आर्यों का रहन सहन कैसा था, उनका सामाजिक जीवन, आर्थिक जीवन, राजनीतिक जीवन कैसा था, उन सारी बातों के बारे में आज हम लोग विस्तृत रूप से समझने का प्रयास करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे आर्यों के बारे में। आर्य जो है भारत में जब आए तो वे लोग सप्त सिंधु क्षेत्र पे आकर बस गए थे, और ये जो सप्त सिंधु जो क्षेत्र है उसको हम लोग वर्तमान में पंजाब का क्षेत्र को कहते हैं। इंडिया और हिंदुस्तान शब्द प्राचीन ईरानी लेखों में हिंदू शब्द से लिया गया है। वहीं से आपका हिंदू शब्द से ही आपका हिंदुस्तान शब्द का निर्माण किया गया, और ये सारे शब्द जैसे इंडिया और हिंदुस्तान इसी हिंदू शब्द से आए थे। और अगर आर्यों की जाति की बात करें तो वो आर्यों की जाति भरत थी, और इसी भरत वर्ड से ही भारत शब्द का निर्माण किया गया, जिसको हम लोग हिंदुस्तान के बदले भारत भी कहते हैं, इंडिया भी कहते हैं। और इसी भरत से ही हमारा भारत करके आया, और इसी भरत के नाम से ही हमारे देश का नाम भारत भी पड़ा। और अगर हम लोग वेदों की बात करते हैं, क्योंकि आर्यों का जो धार्मिक पुस्तक है उनको वेद हम लोग कहते हैं, तो अगर वेदों में देखा जाए तो हिमालय, हिमवंत शब्द मिलता है, पर विंध्या और सतपुड़ा पर्वत का वर्णन नहीं मिलता, अतः वे दक्षिण तरफ वर्चस्व नहीं बना सके। मतलब यहाँ पे यही कह रहा है कि जो आर्य लोग जो थे वे लोग सिर्फ और सिर्फ नॉर्थ इंडिया में अपना वर्चस्व बना पाए। क्यों? क्योंकि उनके वेदों में हिमालय शब्द का उल्लेख मिलता है, लेकिन दक्षिण के जो पर्वत है विंध्या और सतपुड़ा पर्वत, उनका उल्लेख इस वेद में नहीं मिलता है। तो इसके आधार पर ये कहा गया है कि जो आर्य लोग हैं उनका जो वर्चस्व है वो सिर्फ और सिर्फ उत्तर भारत पे ही था। चलिए अब हम लोग जानेंगे उनका राजनीतिक जीवन किस तरह का था आर्यों का। तो आर्यों का जो राजनीतिक जीवन की बात करते हैं तो उस वक्त पे राज क्षेत्र की अवधारणा नहीं थी। जैसे आजकल हम लोग क्या देखते हैं, झारखंड है, बिहार है, यूपी है, छत्तीसगढ़ है, मध्य प्रदेश है, तमिलनाडु है, इस तरह से बहुत सारे राज्य क्षेत्र का निर्माण किया गया है। लेकिन उस वक्त पे जब आर्यों का जब शुरुआत हुआ था उससे पहले पूर्व वैदिक काल की बात की जा रही है, तो उस वक्त पे कोई ऐसी अवधारणा नहीं थी। ठीक है, ऐसी कोई अवधारणा नहीं थी। और ये भी कहा गया है कि जो राजन शब्द जो है उस वक्त पे जो राजन शब्द का जो प्रयोग किया जाता था वे सैन्य के प्रमुख के लिए ना होकर पशुधन पर अधिकार रखने वालों के लिए किया जाता था। मतलब सैन्य का जो हेड था उसके लिए नहीं किया जाता था, लेकिन जो पशु पालन करते थे, पशु के जो मालिक होते थे और जो पशु पर अधिकार रखते थे, ऐसे लोगों पर राजन शब्द का प्रयोग किया जाता था। फिर अगर हम लोग बात करते हैं ऋग्वेद काल की, जैसा ऋग्वेद क्या है, एक वैदिक ग्रंथ है जो विश्व का सबसे प्राचीनतम ग्रंथों में से एक माना जाता है ऋग्वेद। तो उस काल में जब ऋग्वेद का काल था उसमें चुनाव जो होता था, राजा का जो चुनाव होता था लोगों की इच्छा पर होता था। ठीक है, जैसा आजकल भी वर्तमान में क्या होता है कि लोग वोट डालते हैं और अपने लिए एक नेता का, एक प्रतिनिधि का चुनाव करते हैं जो जनता के हित पे काम कर सके। तो उसी तरह से ऋग्वेद काल में भी चुनाव होते थे और जनता के इच्छा के द्वारा ही राजा का चुनाव होता था। ठीक है, और जो राजस्व जो होता था कुछ परिवार तक ही सीमित होता था। मतलब जो चुनाव लड़ने का अधिकार होता है ये सब कुछ ही लोगों, कुछ ही परिवार तक ही सीमित था। और अगर उत्तराधिकारी का बात करते हैं, अगर अनुवांशिक उत्तराधिकारी मतलब राजा का कोई पुत्र नहीं रहता था, ठीक है, अगर कोई उत्तराधिकारी नहीं रहता था तो राजा की जो शक्ति है वो कमी हो जाती थी, मतलब उसका पावर उतना नहीं रहता था।
लेकिन वहीं पे अगर कोई उत्तराधिकारी रहता था राजा का तो उसकी शक्ति और ज़्यादा डबल हो जाती थी। ठीक है, तो ये बातें यहाँ पे कही गई हैं। और अगर बात करते हैं दूसरा प्रभावशाली व्यक्ति का उस वक्त पे वैदिक काल में, तो दूसरा प्रभावशाली व्यक्ति जो धर्मगुरु होता था, पुरोहित होता था, वही दूसरा प्रभावशाली व्यक्ति होता था राजा के बाद। और जो है पुरोहित जो है राजा के साथ युद्ध में जाते थे ताकि वहाँ पे प्रार्थना सब कर सके। जब युद्ध प्रारंभ होता था उससे पहले वे प्रार्थना विधि करने के लिए पुरोहित को राजा अपने साथ लिया जाता था। और समिति सभा में संपूर्ण जन भाग लेते थे। समिति के अध्यक्ष को ईशान कहा जाता था। जो वहाँ पे समिति का निर्माण कराया गया था तो उस समिति का जो हेड होता था उसको हम लोग क्या कहते हैं, ईशान कह के कहा जाता था। चलिए अब हम लोग देखेंगे राजनीतिक जीवन के बारे में, माफ़ कीजिएगा सामाजिक जीवन। यहाँ पे थोड़ा फॉन्ट छोटा हो गया है तो आप लोग थोड़ा एडजस्ट कर लीजिएगा। जैसा कि सामाजिक जीवन की अगर हम लोग बात करते हैं तो उस वक्त ऋग्वैदिक काल में 4 वर्ग का जो प्रणाली था वो नहीं था, सिर्फ 3 वर्ग माने जाते थे। पहला वर्ग था ब्राह्मण, फिर होता था क्षत्रिय, या उसके बाद फिर तीसरा होता था वाश्य। ठीक है, ये 3 वर्ण थे। यहाँ पे शूद्र जाति करके, शूद्र वर्ण करके कुछ था ही नहीं। और ऋग्वेद में जो सूक्त है उस पे वर्ण का अर्थ रंग या प्रकाश को कहा गया है। जो सूक्त जो आप लोग पढ़े हैं, आपका वैदिक जो ग्रंथ है ऋग्वेद हो गया, यजुर्वेद हो गया, उस पे जो पद होते हैं उनको सूक्त कहा जाता था। और उसी सूक्त के आधार पे कहा जाए जो वर्ण का अर्थ बताया गया है, एक रंग से जोड़ा गया है, एक प्रकाश से जोड़ा गया है उसका अर्थ को। ठीक है, और आगे हम लोग देखते हैं कि जो आर्यों ने स्थानीय निवासी को दास या शूद्र नाम से पुकारते थे। ठीक है, जो स्थानीय निवासी होते थे, लोकल्स होते थे, उन लोगों को आर्यों के द्वारा दास या शूद्र नाम से पुकारा जाने लगा। और ऋग्वेद के अंतिम चरण होते ही 4 वर्ण हो गए जिसपे आपका शूद्र को जोड़ दिया गया था। ठीक है, चौथा वर्ण के रूप में। फिर आर्य विवाह जो बात करते हैं, यहाँ पे सामाजिक जीवन की बात हो रही है तो यहाँ पे विवाह की बात जरूर होगी, क्योंकि समाज का निर्माण एक विवाह के आधार पे ही होता है, एक परिवार का निर्माण इसी के आधार पे होता है। तो ये कहा गया है कि जो आर्य विवाह के जो बंधन है उस पर बंध जाने से परिवार जीवन शुरू होता है, बिताते हैं लोग विवाह करने के बाद। और उस समय भाई बहन का जो विवाह है निषेध था, और बाल प्रथा नाम का चीज़ उस वक्त नहीं था। ये बातें सामाजिक जीवन पर कही गई है। और अगर बात करें शिक्षा की तो उस वक्त महिलाओं को भी शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार था। स्त्रियां अपने पति को खुद चुन सकती थी, माने फ्रीडम था। मतलब स्त्रियां जो अपने, आजकल भी देखते हैं कि स्त्रियां अपने इच्छा के अनुसार से पति का चुनाव नहीं कर पाती है, लेकिन उस वक्त पे स्त्रियां जो थी वो पति का चुनाव खुद से करती है। और जो शिक्षा की बात है वो आश्रम में होती थी। उस वक्त स्कूल, कॉलेज, इंस्टीट्यूट ऐसा कुछ नहीं था, तो उस वक्त आश्रम में रह करके ऋषि मुनियों के द्वारा शिक्षा ग्रहण कराया जाता था। और जो शिक्षा होता था वो मौखिक रूप से होता था। और उस समय शिक्षा के लिए जैसे महिलाएं जो थी वो शिक्षा ग्रहण करने का अधिकार था, लेकिन वहाँ पे महिलाएं जो एक शिक्षिका और एक गुरु के रूप में भी वहाँ पे कार्य कर सकती थी। ऐसी बातें यहाँ पे बताई गई है। अब हम लोग चलेंगे आर्थिक जीवन के बारे में कि आर्यों का आर्थिक जीवन कैसा था। जब वैदिक काल का जो शुरुआत हुआ था आर्यों के द्वारा, उसमें प्रमुख व्यवसाय कृषि या पशुपालन था। ठीक है, आय का जो स्रोत था कृषि था, पशुपालन के माध्यम से खेती बाड़ी की जाती थी। तो अर्थव्यवस्था का भी मुख्य स्रोत कृषि और पशुपालन को माना गया है। और उस वक्त वैदिक काल में गाय, बैल, घोड़े, कुत्ते, बकरी इत्यादि पशु को पाला जाता था। अब बात करें कृषि की, खेती के रूप में गेहूं, जौ, धान, तिल जैसे फसल का उपजाव किया जाता था, खेती किया जाता था। और अगर बात करें अन्य कार्यों की
तो उस वक्त के लोग बढ़ई का भी काम करते थे, शिल्पकार का भी, चिकित्सक भी थे, सुनार, मोची इत्यादि भी काम किया करते थे। तो ऐसी बातों को यहाँ पे हम लोग देख पा रहे हैं। और ये भी कहा गया है, जो ऋग्वेद है उस पे गाय शब्द का जो प्रयोग है, यहाँ पे गाय होगा, ठीक है, गाय मीन्स काऊ, गाय का जो प्रयोग है वहाँ पे ऋग्वेद में 176 बार इस शब्द का प्रयोग किया गया है, गाय का, ठीक है। और अगर बात करें वस्त्र उद्योग का, तो सूती, ऊन, रेशम वस्त्र का उद्योग भी चलाया जाता था उस वक्त। तो ये सारी बातें हैं। तो इस तरह से आज के वीडियो में हमने जाना, एक एक करके स्लाइड के माध्यम से हम लोग देखेंगे। सबसे पहले हम लोग जाने उनका परिचय के बारे में, फिर हम लोग जाने उनके राजनीतिक जीवन, राजा को क्या कहा जाता था, दूसरा प्रभावशाली व्यक्ति कौन था वो जाने, सामाजिक जीवन जाने कि उनका रहन सहन कैसा था, वर्ण कितने थे, वर्ग कितने थे, ये सारी बातों को जाना। और अंत में हम लोग आर्थिक जीवन के बारे में हम लोग जान पाए कि उस वक्त पे लोगों का आर्थिक स्रोत क्या था, अर्थव्यवस्था का आधार क्या था, ये सारी बातों को हम लोग जान पाए हैं। तो इसी बात के साथ आज के इस सेशन को, इस वीडियो को मैं यहीं पे समाप्त करता हूं। और आज के वीडियो में हमने जाना आर्यों की जीवन शैली के बारे में। तो मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। आज की वीडियो को मैं यहीं पे समाप्त करना चाहता हूं। तो आप लोग वीडियो को जरूर से जरूर लाइक कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा, और जो लोग चैनल में नए हैं वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि वीडियो का हर एक नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। आप सबों से निवेदन है कि आप लोग जरूर इस वीडियो को पूरा देखिए, शेयर जरूर कीजिए, ताकि इन सारी बातों के द्वारा मुझे मोटिवेशन मिल पाए और आपके लिए और भी अच्छे वीडियो ला सकूं। तो चलिए इसी व्याख्यान के साथ आज के इस वीडियो को मैं यहाँ पे समाप्त करता हूँ। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक अपना ध्यान दीजिए, सुरक्षित रहिए और खुश रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।